बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ कामरान शहजाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पाथ। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हमने अपने वीएस कोड को इंस्टॉल कर लिया था, सेटअप कर लिया था। अपनी पाइथन को इंस्टॉल करके हमने अपना फर्स्ट कोड सक्सेसफुली रन कर दिया, बट हमने समझा नहीं था कि वो कोड कैसे रन हुआ। उस कोड को हमने नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए अभी पेंडिंग कर दिया था समझने को। तो कॉन्सेप्ट हमने नहीं लिया था बट हमने रन कर दिया था, तो ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी की बात है। आज हम, जैसा कि लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था, हम आज वेरिएबल्स और अपने डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, पाइथन में डेटा किस तरह से स्टोर होता है। तो इस सब के बारे में आज बात कर लेंगे। अगर तो आपने लास्ट वीडियो को एक्सेस नहीं किया, उसके अगर तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है, या अगर आपने अभी तक अपना टेक्स्ट एडिटर सेटअप नहीं किया, पाइथन इंस्टॉल नहीं की, तो बेहतर है कि आप पहले लास्ट वीडियो में चले जाइए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को अंडरस्टैंड करना है, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर समझ। हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। आज शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि आज कुछ काफ़ी मेजर कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपना वीएस कोड ओपन कर लेंगे। फाइल आपको बनानी आती है, यहाँ से हम एक न्यू फाइल बना लेंगे जिसका हम नेम रख देंगे लेक्चर 3। ओके, लेक्चर 3.py की फ़ाइल बना लेते हैं। लेक्चर 3.py की फ़ाइल आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास आज कोर्स आउटलाइन क्या है जो कि हमने समझना है, पहले तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी आज की कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है कि हमने किसी चीज़ को कोई नाम देना है। ठीक है, जैसे कोई हमारे पास इंसान है, उसका कोई नाम होता है। ठीक है, अब हम उसको ओए ओए करके तो नहीं बुला सकते ना, हर चीज़ का एक नाम होता है जिससे वो पहचानता है कि हाँ, अब मुझे बुलाया जा रहा है, मैंने आना है। इस तरह मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक चीज़ को नाम दे देते हैं ए। ठीक है, ए को हम कह देते हैं कि ए को 11 है। अब ए में 11 हैं तो मतलब है कि हम जब भी ए प्रिंट करवाएंगे, मतलब कि हम उसको कहेंगे कि हमें ए चाहिए, तो हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 11 प्रिंट होकर आ गया। इसके अलावा अगर आप 2+6 भी कर लें तो यहाँ पर हमारे पास 8 प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि अगर हमें बार बार 2+6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने उसको नाम दे दिया एक चीज़ को। अब हम जब भी ए को कॉल करेंगे तो वो समझ जाएगा कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो 2+6 वाला ए के लिए जो भी हमने कन्फाइन की होगी वैल्यू, वो हमें मिल जाएगी। ये होता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के किसी चीज़ को कुछ नाम देना, उसको कोई पहचान बना देना उसके लिए, और ये चीज़ मेमोरी में कहीं पे जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, और ये सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए, आप कहीं से और प्रोग्राम में जाएंगे तो A = 2+6 नहीं होगा, आपको उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। तो विद इन अ प्रोग्राम आपने किसी चीज़ को कोई नाम देना है अपनी मर्ज़ी का, तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये इसी तरह है। ठीक है, जैसे अब मैं A = स्ट्रिंग में रख के कामरान कर लूँ, ये देखें तो, और उसके बाद उसको कहूँ कि प्रिंट ए, तो ये मुझे कामरान मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम ये बाद में अभी समझेंगे कि ये हम कामरान कैसे लिख रहे हैं, हमने 1 2 क्यों लिखा। तो लेकिन अभी हमें समझना ज़रूरी है वेरिएबल को। ठीक है, वेरिएबल है किसी चीज़ को कोई नाम दे देना। ठीक है, ये तो हो गया, हम वेरिएबल को समझ लिया। अब डेटा टाइप क्या है, हमें पता लग गया कि वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, जैसे 2+6 एक डेटा था, कामरान एक डेटा था, तो वेरिएबल के अंदर हर वेरिएबल में कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होता है। अब वो डेटा किस किस किस्म का होता है वो हम देख लेते हैं, और उसको कहते हैं डेटा टाइप। ठीक है, डेटा की किस्म मीन्स के डेटा टाइप। बहुत टाइप्स के डेटा होते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ मेजर टाइप्स लिए हैं जो कि बेसिकली बिगिनर लेवल पे आपको पता होने चाहिए। न्यूमेरिक डेटा में आ जाते हैं। न्यूमेरिक में हमारे पास 3 टाइप्स के डेटा आते हैं, तो जिसमें एक इंटीजर है, फ्लोटिंग है और कॉम्प्लेक्स है। हम देख लेते हैं वन बाय वन, एक सबको देख लेते हैं। तो हमारे पास इंटीजर, तो हम इसका इंटीजर ही नाम रख देते हैं। ठीक है, जैसे हमने इक्वल किया था तो हम इंटीजर इक्वल कर देंगे। अब जब भी इंटीजर को लिखेंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो हम असाइन करेंगे। जैसे हम 1 2 3 कर देते हैं, तो अब हम जब भी प्रिंट इंटीजर करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये देखिए, जब अभी हम प्रिंट इंटीजर करेंगे हमें 1 2 3 मिल जाएगा। तो अब ये 1 2 3 थी हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, मैं सबके साथ इसीलिए नाम लिख रहा हूँ, उनके वेरिएबल ही इस तरह सेट कर रहा हूँ कि आपको खुद पता लग जाए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 1 2 3 एक इंटीजर था। दूसरे नंबर पे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट कुछ भी नहीं है, जब हम इसका नाम हम फ्लोट रख देते हैं। अब फ्लोट इज इक्वल करेंगे जब,
तो फ्लोट इज इक्वल हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर जहाँ जिसमें डेसिमल यूज़ हो, पॉइंट यूज़ हो, जैसे 12.5, ठीक है। अब जब ये 12.5 है तो ये हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। प्रिंट जब हम करते हैं प्रिंट फ्लोट, ठीक है, तो हमारे पास 12.5 आएगा। और ये 12.5 हमारे पास एक फ्लोटिंग नंबर है। फ्लोटिंग का मतलब है कि पॉइंट जो कि डेसिमल में जाए, ठीक है, ये तो हमें पता लगा। अब इसके बाद थर्ड पेयर हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर तो आपने मैट्रिकुलेशन की है साइंस के साथ, तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं जिसमें आयोटा पढ़ते हैं का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज़ है, हम कॉम्प्लेक्सेस इक्वल कर लेते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्सेस इक्वल करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि हम अगर 1+4j करें, ठीक है। आपने जो भी सेकंड वैल्यू जो कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में सेकंड वैल्यू के लिए j लिखना है, इसको आपका पाइथन समझता है, तो इसको वो समझ लेता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। तो 1+4j जब आप करेंगे तो ये आपको प्रिंट हम करवा के दिखा देते हैं। तो जब आप प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट हमने करना है कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि हमने अब वेरिएबल एक सेट कर लिया है। जब हम कॉम्प्लेक्स को प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं 1+4j आ गया। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए इस लेवल पर, कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स 2 बनाता हूँ, ये देखें कॉम्प्लेक्स 2 बनाया और इसमें मैंने 3+6j कर दिया, तो अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स 2 करूँ, यानी कि मैंने कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यूज़ को कॉम्प्लेक्स 2 वाली वैल्यूज़ में ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या होगा देख लेते हैं। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए 1+3 4 हो गया और 4+6 10 हो गया। मीन्स के रियल में हो जाएगी और जे वाली जिसको हम इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं वो इमेजिनरी में ऐड हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ आ गई। तो ये तो हमने समझ लिया इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स को अगर हमने समझ लिया तो हमने एक डेटा टाइप जो कि न्यूमेरिक है, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप को हमने समझ लिया, ठीक है। मीन्स के जहाँ पर आपको नंबर नज़र आ जाए आपने समझ लेना है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात हो रही है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारे पास आती है टेक्स्ट डेटा टाइप। मीन्स कि जो भी आपने टेक्स्ट टाइप करना है उसको किस तरह से करना है और उसमें क्या कंडीशंस हैं देख लेते हैं। और टेक्स्ट डेटा टाइप में हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा टाइप आती है जिसको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। टेक्स्ट जो भी होगा स्ट्रिंग्स के अंदर आएगा। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं देख लेते हैं, और हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स इक्वल लिख देते हैं, स्ट्रिंग्स इक्वल। अब ये देखिए स्ट्रिंग्स की एक ही निशानी है मेन, जो कि ये है कि आप उसको कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, ठीक है। एक कोमा पहले आएगा, आपने सिर्फ ओपन करना है, ये क्लोज खुद कर देगा आपका टेक्स्ट एडिटर। सिंगल कोमा और डबल कोमा, इवन ट्रिपल कोमास में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि आपने किस तरह से यूज़ करना है इसको। हैबिचुअल जिस चीज़ की आप हो गए आपको आदत हो जाएगी। मैं डबल कोटेशन मार्क्स को यूज़ करता हूँ। अब इन डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी मैं लिखूँगा, ये देखिए इन डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैंने जो भी लिखा वो मेरी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रिंट नहीं करते, इस वक्त हमें प्रिंट करने की ज़रूरत है स्ट्रिंग्स को। तो हम अगर प्रिंट स्ट्रिंग्स करें तो हमें माय नेम इज़ कामरान मिल जाएगा। तो ये थी हमारी स्ट्रिंग्स डेटा टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग्स डेटा टाइप की एक निशानी है कि आपको यहाँ पे कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अगर हम इसकी जगह 1 2 3 ही लिखें, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि इंटीजर में 1 2 3 हमने पहले लिखा, उस 1 2 3 में और स्ट्रिंग्स वाले 1 2 3 में क्या डिफरेंस है। मीन्स कि अगर हमने 1 2 3 सिंपल लिखा और 1 2 3 हमने कोमा के अंदर लिख दिया, तो इससे फ़र्क क्या आएगा। हम पहले तो प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट हमें इसी तरह 1 2 3 होकर मिलेगा, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन जब हम इस स्ट्रिंग्स वाले को, ये देखें मैंने स्ट्रिंग्स में प्लस करने की कोशिश करता हूँ और इंटीजर वाले को, ठीक है, यानी कि 1 2 3 को 1 2 3 में प्लस कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया इससे ज़्यादा मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन यहाँ पर मुझे इतना बड़ा एरर देखने को क्यों मिला, ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि भाई ख्याल करो स्ट्रिंग में इंटीजर कैसे ऐड हो सकता है। मीन्स कि एक बर्तन है उसके अंदर चीनी है, अब आप कहो उस बर्तन में मैंने नमक भी डालना है, चीनी भी डालनी है और उसमें कुछ मसला भी ना आए,
अगर आप डाल भी दो, जो कि मैंने इस टाइम किया, मैंने एक ही बर्तन में चीनी और नमक दोनों डाल दिया, लेकिन एरर आ गया, अब वो चीज़ इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि जो चीज़ स्ट्रिंग में लिखी है वो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स से ऐड नहीं हो सकती, वो टेक्स्ट ही रहेगी। उसको आप किसी टेक्स्ट वाले से ऐड कर सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग 1 बनाऊँ और उसको इक्वल कर दूँ 2 3 4 के, ठीक है। स्ट्रिंग्स में मैंने 2 3 4 लिखा और उसको एक वेरिएबल दे दिया स्ट्रिंग्स 1 के नाम से। तो अब जब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग्स 1 को स्ट्रिंग्स में ऐड करूँगा तो क्या होगा? अब इस सूरत में क्या होना चाहिए मेरे पास? 1 2 3 को 2 3 4 में ऐड होना चाहिए, या फिर कुछ क्या होगा? एरर आएगा या आंसर आएगा? जल्दी से कमेंट करके नीचे बता दें। देख लेते हैं हाँ आपका माई डिस्टेंस कितना वर्किंग में है और आप कितना मेरे साथ अटैच है। जल्दी से कमेंट करें, फिर आंसर आपको दे दीजिए। तो उम्मीद है आपने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका आंसर हमें रन करके पता लग जाएगा। ये देखिए, जब मैंने 1 2 3 को 2 3 4 में मिलाया तो ये आप नीचे देख सकते हैं 1 2 3 2 3 4 ऐसे ही मिल गया मुझे। उसमें किसी किस्म की एडिशन नहीं हुई। ये क्या वजह थी? वजह ये थी कि दोनों टेक्स्ट में थे। जब जो चीज़ स्ट्रिंग के अंदर आ गई उस पर अब कोई भी वो अपनी लॉजिक नहीं अप्लाई करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई किसी किस्म का कोई उस पर अब मेथड नहीं लगेगा। जो उसने देखना है कि ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, इन दोनों को साथ जोड़ दो बस। अगर तो हमें 1 2 3 में 2 3 4 को प्लस वाकई करना है तो हमें इंटीजर की यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि इर्द गिर्द कोमा हटा देने पड़ेगा। तो ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। ये हमारे पास थी स्ट्रिंग्स डेटा टाइप, जिसको हम टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। अब बूलियन क्या है? बूलियन डेटा टाइप को भी समझ लेते हैं। आ जाए, जैसे हम बनाते हैं यहाँ पर बूलियन डेटा टाइप में 2 किस्म के डेटा होते हैं, या तो कोई चीज़ ट्रू होती है या फॉल्स होती है। बूलियन हमें बताता है कि कोई चीज़ सच है या झूठ है। मिसाल के तौर पर हम एक एडिशन लेते हैं, एडिशन इज इक्वल, तो एडिशन को हम इक्वल कर देते हैं और इसमें हम बताते हैं उसको 2 + 5 इक्वल है 10 के, ठीक है। हम उसको कह देते हैं कि 2.5 इक्वल 10। जब हमने दरमियान में लिखना है तो हमें इक्वल इक्वल लिखना पड़ता है। ये आपको आगे जाके बताएंगे कि ऐसा क्यों। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि आपने डबल इक्वल लिखना है। जब हम 2 + 5 इक्वल 10 करेंगे, 2 + 5 इक्वल 10 करके हमने उसको एडिशन में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब जब हम प्रिंट एडिशन करेंगे तो हमें फॉल्स मिलेगा। क्या वजह है? वजह ये है कि हमने उसको कहा कि 2 + 5 बराबर है 10 के। तो उसने अपनी लॉजिक लड़ाई, जो उसके पास लॉजिक थी, तो उस लॉजिक को यूज़ करते हुए उसको पता लगा कि भाई 2 + 5 10 इक्वल नहीं होता, जिसकी वजह से उसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया कि भाई ये आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं होता, 2 + 5 10 नहीं हो सकता। जबकि इसकी जगह अगर मैं 7 कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ तो मुझे 2 + 5 = 7, ये ट्रू है, ये एक सच बात है, तो ये हमें बता देगा। तो जब कहीं अक्सर हमने ट्रू या फॉल्स किसी चीज़ को पता लगाना हो तो हम इनको यूज़ कर लेते हैं। इसको कहते हैं बूलियन टाइप, ठीक है। जहाँ पे ट्रू और फॉल्स, येस और नो इस तरह की बात हो रही हो, उसको बूलियन टाइप कहते हैं। तो ये हमारी बूलियन टाइप थी, जो कि हमें बताती है कोई चीज़ सच है या झूठ। बूलियन टाइप समझ ली हमने। सबसे पहले न्यूमेरिक समझा, टेक्स्ट टाइप समझ ली, बूलियन समझ लिया, ठीक है। और अब हम समझते हैं सीक्वेंस को। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है। सीक्वेंस में हमारे पास 3 टाइप्स के डेटा आते हैं, लिस्ट आ जाती है, टपल आती है और रेंज आती है। तीनों को एक एक करके समझते हैं आज। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लिस्ट को। तो हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाकर हम, अब लिस्ट के लिए शर्त क्या है? लिस्ट के लिए शर्त है आपने बॉक्स ब्रैकेट यूज़ करना, ठीक है। जहाँ पे आपने बॉक्स ब्रैकेट यूज़ की, अब ये आपकी लिस्ट, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब इसके अंदर हम शोर कर सकते हैं 2 4 6। अब हम अगर 2 4 6 करके प्रिंट लिस्ट करें, हमने उसको कहा कि प्रिंट लिस्ट कर दे, तो 2 4 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि चीज़ की लिस्ट बन जाती है, ठीक है। जहाँ पर एक चीज़ की लिस्ट आ जाए तो उसका नाम भी लिस्ट ही आप समझ सकते हैं। टपल क्या है? टपल भी एग्जैक्टली लिस्ट ही है। ये देखें, जब हम इस चीज़ को टपल में करेंगे, लेकिन टपल के लिए आपको स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, जिसको हम ब्रेसेस कह सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट आप कुछ भी कह लें। ये हमारे पास है टपल। अब टपल क्या है? टपल में भी हम उसी तरह से डेटा को स्टोर कर सकते हैं जैसा कि लिस्ट में। अब ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर कहूँ प्रिंट टपल, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट टपल कहूँ, देखें सेम आया, बट डिफरेंस क्या है दोनों में?
यानी कि हम क्यों लिस्ट को यूज़ करें और क्यों टपल को यूज़ करें। अभी के लिए सिर्फ एक लाइन में समझ लें, इसकी डिटेल हम अगले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि लिस्ट में कुछ एंटर नई वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, किसी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। बट टपल में जो एक दफ़ा वैल्यू स्टोर हो गई उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, ठीक है। टपल में हमने वैल्यू को स्टोर किया 246 को, यहाँ से इस वैल्यू को हिलाया नहीं जा सकता। बट लिस्ट में हम 246 में आसानी में 810 भी ऐड कर सकते हैं, वो हम आने वाले में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लें, लिस्ट में किसी चीज़ की एडिशन हो सकती है, यानी कि किसी चीज़ कोई वैल्यू और हम एंटर कर सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं। बट टपल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। टपल में जो वैल्यू चली गई वो चली गई। और इनमें लिखने में यही डिफरेंस है कि आपने बॉक्स ब्रैकेट में लिखना है लिस्ट को, और टपल को लिखना है स्मॉल ब्रैकेट्स में, जिसको हम ब्रेसेस कहते हैं। अब एक लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज भी देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक वैल्यू ले लेते हैं, ये देखिए। रेंज के लिए हमने क्या लिखना है, रेंज का एक सिंटैक्स है, यानी कि लिखने का तरीका ये है कि फॉर, ये देखिए मैं पहले लिख देता हूँ फिर हम समझेंगे। फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई। अभी मैंने क्या किया है, देखिए मैंने लिख तो दिया, आराम से समझते हैं। इसको जब हम रन करेंगे होगा क्या, होगा कि 0 से लेकर 9 तक मेरे पास सारे डिजिट्स आ जाएंगे। ऐसा क्यों है, हमने उसको ये कहा, हमने कहा कि रेंज 10 का ये मतलब है कि 1 स्टार्ट से लेकर 0 से लेकर, प्रोग्रामिंग में काउंटिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, जब आप किसी डिजिट्स को स्टार्ट से लेंगे अपनी डिजिट को, तो 0 से स्टार्ट होगा, ये आपने हमेशा समझ लिया। तो हमने उसको कहा कि स्टार्ट से लेकर, जहाँ से भी तेरा स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर 10 तक हमें चाहिए, 10 तक चाहिए, 10 मिलाकर नहीं, ठीक है। तो उसने 0 से लेकर 9 तक हमें डिजिट्स 10 दे दिए, ठीक है। हमने उसको कहा कि स्टार्ट से शुरू करो, 0 से शुरू करो, और जहाँ पर 10 डिजिट्स पूरे हो जाएं एंड कर देना। तो उसने स्टार्ट किया, उसने कहा भाई मेरे पास स्टार्टिंग तो 0 से ही है, 0 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 4 5, इस तरह करते करते जब वो 9 पे आया तो उसने देखा कि 10 डिजिट्स कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद उसने ब्रेक कर दिया और उसने ख़त्म कर दिया। ये आई रिप्रेजेंट करता है हर एक एलिमेंट को, ठीक है। ये रेंज में 10 एलिमेंट थे हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आई रिप्रेजेंट करता है हर एक को। पहले 0 आई था, फिर आई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। तो आई का मतलब है कि इस जो हमने भी इसको, जो भी रेंज के अंदर है हमारे पास एलिमेंट, रेंज के अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टार्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो हम इस आई को जे भी दिखा सकते हैं, लास्ट में नहीं आई, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जे करके भी वही आया। अगर मैं उसको कहूँ फॉर एलिमेंट इन रेंज प्रिंट एलिमेंट, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, आंसर पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारे पास रेंज आता है, ठीक है। रेंज हमें फ़ायदा देता है जब हमने मिसाल के तौर पर 500 तक आपने कुछ प्रिंट करने हैं डिजिट्स, तो आप प्रिंट 1 2 3 प्रिंट 3 प्रिंट 4 प्रिंट 5 प्रिंट 6 अगर आप ऐसे करने लग जाए जैसा हम इंडियन टीचर में करते हैं, तो आप बैठे रहेंगे। ये देखें हम इन रेंज 500 अगर करें तो ये देखिए हमें 500 तक विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स हमें मिल जाता है, 500 डिजिट्स प्रिंट होकर मिलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रेंज फंक्शन। हमारा रेंज इस तरह से काम करता है। तो रेंज में हम आ गए, रेंज को समझ लिया। सीक्वेंस का मतलब है कि जो चीज़ एक सीक्वेंस में चल रही है। लिस्ट में एक सीक्वेंस थी हमारे पास एलिमेंट्स की, टपल में एक सीक्वेंस थी एलिमेंट्स की, रेंज में एक सीक्वेंस थी एलिमेंट्स की। तो जहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स, बहुत सारी एलिमेंट्स एक जगह पर स्टोर कर दिए जाएँ तो वो सीक्वेंस डेटा टाइप कहलाती है, ठीक है। अब मेजर, एक और मेजर हमारे पास डेटा टाइप है जिसको कहते हैं हम डिक्शनरी, जो कि मैपिंग के लिए यूज़ होती है। मैपिंग क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, आज हम देख लेते हैं। डिक्शनरी हम सब यूज़ करते हैं, सब जानते हैं। डिक्शनरी का मतलब ये है कि हमारे पास एक वैल्यू है, उस वैल्यू का कुछ मतलब है। जैसे अगर हम एप्पल करते हैं तो एप्पल का मतलब है सेब। अब एप्पल के लिए, एप्पल एक की है, उसके लिए एक वैल्यू स्टोर है, ठीक है। की और वैल्यू से काम होता है। की का मतलब एप्पल, वैल्यू का मतलब सेव, ठीक है। अब की और वैल्यू दो पेयर हैं, यानी कि की का मतलब भी एप्पल ही है और वैल्यू का मतलब भी एप्पल भी है, सेब भी है। तो जहाँ पे एप्पल की बात होगी वहाँ पर हम समझेंगे कि सेब की बात हो रही है, जहाँ पे सेब की बात हो रही होगी हम समझेंगे एप्पल की बात हो रही है। तो पाइथन भी बिल्कुल ऐसे ही समझता है। जब हमने एक वैल्यू को के कोरेस्पॉन्डिंग उसको बताते हुए कि दूसरी वैल्यू, जब मैं एक वैल्यू की बात करूँ तो उसने दूसरी वैल्यू को भी जहन में रखना है,
तो ये कैसे काम करते हैं देख लेते हैं। एक डिक्शनरी हम बना लेते हैं। अब इसको बनाने का क्या मेथड है ये देखिए। अब यहाँ पे आपने यूज़ करनी है मिडल ब्रैकेट, जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है। मिडल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, बहुत सारे नाम हैं, आप जो कहते हैं आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर किस तरह से डेटा स्टोर होता है ये देखिए, मैं बता देता हूँ। कामरान, ठीक है, इसके आपने कोलन लगाना है। कोलन होता है रेशो का साइन। अब जैसे मैंने मिसाल के तौर पर 3 लोग हैं, इनिशियली हम 3 लोग लेते हैं। 3 लोगों की हमने एज बतानी है। जैसे कामरान की एज है 14, नॉट मेरी 14 नहीं है, आई एम 17, तो मेरी एज 17, ठीक है। अब यहाँ पर कोमा लगा के अब नए बंदे का मैं नाम लिख सकता हूँ। मैं उसको बता दूंगा कि नया नाम है अली। अली की एज है, अली, ये प्रैक्टिस से आपका हाथ सेट हो जाएगा इस सिंटेक्स पे। अली की एज है 20, ठीक है। तो कोमा लगा के अब नया नेम मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद मैं इसको कहूँगा कि किसका नाम लिखें, शहबाज है। शहबाज की एज है 25। तो अब जब मैं प्रिंट करूँगा मैं डिक करूँगा तो इसको मैं हटा देता हूँ। प्रिंट अभी मैं इसको नहीं करता। ये देखिए, ये मैंने क्या किया अभी आप आगे पर समझेंगे नेक्स्ट डेटा टाइप। तो ये देखिए, मुझे कामरान 17, अली 20 और शहबाज 25 मिल गया। अब इस चीज़ को हम अपने डेटा में, अपने प्रोग्राम्स में कैसे यूज़ करते हैं अभी के लिए छोड़ दें। अभी आप सिर्फ ये समझें कि डिक्शनरी एक डेटा टाइप होती है जो कि चीज़ों की मैपिंग के लिए यूज़ होती है। कि कामरान की एज 17 है, अली की एज 20 है, शहबाज की एज 25 है। तो जब इस तरह की बात हमने बतानी होती है पाइथन को, तो हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। इसमें हम स्कोर भी यूज़ करते हैं, क्लास भी यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में है, किस फैमिली के यानी कि कितने मेंबर्स हैं। तो ये कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। पाइथन इस चीज़ को समझ लेता है डिक्शनरी में, ठीक है। लिस्ट में हम इस तरह नहीं कर सकते। जब हमने एक डेटा को दूसरे डेटा से रिलेट करना है किसी भी तरीके से, तो हमें डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ती है, और ये हमारी मैपिंग कहलाती है। ये मैपिंग आ गई हमारे पास। अब एक लास्ट डेटा टाइप है नन। इसको मैंने लास्ट पर इसलिए रखा है क्योंकि अभी के लिए ये ज़रूरी भी नहीं है, बट आपको पता होना ज़रूरी है। नन क्या करता है, हमने ट्रू और फॉल्स तो पढ़ा था कि कोई चीज़ सच है, कोई चीज़ झूठ है। लेकिन नन डेटा टाइप क्या करती है, नन डेटा टाइप का मतलब ये है कि कोई चीज़ को अगर हमने नल एंड वॉइड करना है। नल एंड वॉइड होता है कि किसी चीज़ की असर को ख़त्म करना है, ठीक है। जब हमने किसी चीज़ के असर को ख़त्म करना है, हमने बताना है कि ये चीज़ कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। जब हम पाइथन के कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को छोड़ दो, तो हम नन का यूज़ करते हैं। ये हम क्या कब यूज़ करते हैं, किस तरह के प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे। बट आपने ये समझ लेना है कि नन एक डेटा टाइप है जिसको हम पाइथन को बताने के लिए यूज़ करते हैं कि इस चीज़ को तुमने छोड़ देना है, भूल जाओ ये कुछ। तो आज के लेक्चर को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप थी। न्यूमेरिक में हमारे पास इंटीजर, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर हमें नंबर मिल गया वो हमारी न्यूमेरिक डेटा टाइप है। इसके बाद इसी तरह टेक्स्ट थी। टेक्स्ट में हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। स्ट्रिंग्स में जो चीज़ कोटेशन मार्क में, जो चीज़ 2 इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में है, वो टेक्स्ट कहलाएगी। और बुलियन में हमारे पास ट्रू और फॉल्स आ गया। हमने देख लिया कोई चीज़ सच है या झूठ। इस चीज़ को रिलेट करने के लिए ट्रू एंड फॉल्स यूज़ होता है। उसके बाद हमने सीक्वेंस को देखा, लिस्ट को देखा, बॉक्स ब्रैकेट में लिखना है, टपल को देखा स्मॉल ब्रैकेट्स में, और इन दोनों में डिफरेंस भी हमने देख लिया। वो डिफरेंस क्या है कमेंट करके नीचे बताएं। अभी मैं भी नहीं बताने वाला, मैंने देखना है आप भूले तो नहीं है। अगर तो भूल गए हैं दोबारा जाके देखिए आपको, ताकि नेक्स्ट टाइम से आप जहन में रखा करें ऐसी की चीज़ें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ से बेसिक्स अगर आपने अपनी क्लियर ना की, अपनी फंडामेंटल्स क्लियर ना की, तो आगे प्रोग्राम्स बनाने में आपको मुश्किल होगी। तो अभी बताएं लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, जो मैंने एक मेजर डिफरेंस आपको बताया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रेंज आ जाती है कि हमने किसी भी डिजिट्स को लाइन वाइज करना है प्रिंट, तो हमें बार बार लिखना ना पड़े, तो ये खुद बस खुद समझेगा, तो हम उसके लिए रेंज यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने डिक्शनरी को पढ़ा कि हमने जब मिडल ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में या कर्ली ब्रैकेट्स में जब हम किसी चीज़ को, एक दो नंबर्स को एक दूसरे से रिलेट करते हैं,
तो और पाइथन को हमने समझाना होता है कि दो नंबर्स, दो सीक्वेंसेस एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, दो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। और ये हमने देख लिया कि इसका सिंटेक्स क्या है, यानी इसको लिखा किस तरह जाता है। और लास्ट में हमने एक नन डेटा टाइप पढ़ी, जो कि हमने समझ भी ली कि हम जब किसी चीज़ का असर ख़त्म करना होता है कहीं से, तो हम नन को यूज़ करते हैं कि चीज़ रहेगी भी और असर भी कुछ नहीं करेगी। तो ये कैसे काम करता है हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से देखेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें क्या किस तरह से काम करता है हम सब डिटेल में देखेंगे। तो अभी आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, प्रोग्राम्स बनाएं, तरह तरह की जो जो नए क्वेश्चंस आती हैं सबको इम्प्लीमेंट करें, और जो एरर्स आती हैं उसको समझें, देखें, और आने वाले लेक्चर्स के लिए उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, ताकि जैसे ही आप कुछ चीज़ों को समझें तो आप उनका आंसर मिल जाए और आप अच्छे तरीके से प्रोग्राम को, पाइथन को समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।